ओके, तो आज के लेक्चर में हम ब्रेक्स डिस्कस करेंगे, ब्रेक्स और क्लचेस डिस्कस करेंगे। टाइम मिले तो क्लचेस डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ब्रेक विल बी द प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ब्रेक्स? तो लेट्स से हमारे पास अगर कोई सिस्टम मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ट्रांसलेशन या रोटेशन किसी भी तरीके का मोशन में है अगर, तो सिस्टम को मेनी ऑफ द टाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सिस्टम। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मूवमेंट में है, इस तरीके से मूवमेंट में है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके जिस डायरेक्शन में मोशन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ फोर्स लगाएंगे, राइट? इसको फोर्स लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों फोर्स? हम इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि इसके मोशन को रिटार्ड करना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? कुछ रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, लिनियर मोशन अगर है तो इसमें कुछ रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, वो रिटार्डेशन का ये फोर्स कब तक अप्लाई करना है? जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता। ठीक है ना, तब तक ये रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करना है हमें। तो जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता, हमें तब तक इस पे फोर्स अप्लाई करते रहना चाहिए। अगर जीरो होने के बाद भी हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो बेसिकली हम लोगों को ये जनरली टाइम पता नहीं रहता कितना टाइम तक हमें फोर्स लगाना है। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जब ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा हमें टाइम पता नहीं रहता, तो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। ओके, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? इनिशियली मान लो इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई करने से इतना ही काइनेटिक एनर्जी अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लिए तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन हमारे पास अगर कोई रोटेटिंग सिस्टम है, लेट्स से ये कोई ब्लेड है, टरबाइन ब्लेड या समथिंग रोटेटिंग है, तो रोटेशन में हम लोग क्या कर देंगे? फोर्स की जगह टॉर्क लगाएंगे। फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क अप्लाई करेंगे तो एंगुलर रिटार्डेशन आएगा उसमें। तो ये एंगुलर रिटार्डेशन जो आएगा तो वो क्या करेगा? इसके एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक, एंगुलर रिटार्डेशन अगर आ रहा है, एंगुलर रिटार्डेशन ये इसके एंगुलर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। और कब तक रिड्यूस करना है? जब तक इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हमें ये टॉर्क अप्लाई करते रहना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया क्या है? हमें फोर्स या टॉर्क तब तक अप्लाई करना है जब तक काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ब्रेकिंग। तो ब्रेक क्या करता है? ये टॉर्क या फोर्स लगा के हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे बेसिकली। तो इसी आइडिया के साथ हम लोग मूव करेंगे। जनरल ब्रेक्स के बहुत बहुत टाइप्स ऑफ ब्रेक्स आर अवेलेबल, तो हम लोग सिर्फ दो ही टाइप ऑफ ब्रेक पढ़ेंगे। देर आर लॉट्स, मैकेनिकल ब्रेक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड ब्रेक्स हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ब्रेक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग मैकेनिकल ब्रेक्स की बात करेंगे फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक्स की बात करेंगे हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिकल ब्रेक्स। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक्स में पहला जो टाइप ऑफ टॉपिक हम लोग देखने जाएंगे वो है ड्रम ब्रेक्स। ठीक है, ड्रम ब्रेक्स में भी फिर से क्लासिफिकेशन है। पहला वाला क्लासिफिकेशन है शॉर्ट शू। ठीक है, दूसरा वाला क्लासिफिकेशन है लॉन्ग फिक्स्ड शू। ठीक है, और तीसरा क्लासिफिकेशन है लॉन्ग पिवोटेड शू। ठीक है, तो फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सिर्फ यही करेंगे, शॉर्ट शू। ठीक है, फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू ड्रम ब्रेक्स विद शॉर्ट शू। तो पहला 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 टॉपिक हम लोगों का यही है, ये ड्रम ब्रेक्स विद शॉर्ट शू हम लोग यही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स से हम लोग एक सिस्टम ऐसा ले लेते हैं। तो लेट्स से हम लोगों के पास ये एक ड्रम है, ये विजिबल है ये डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर ड्रम। सो ये ड्रम के साथ हम लोग, ये ड्रम लेट्स से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये हिंज्ड है सेंटर पे। तो यहाँ पे ये हिंज्ड है लेट्स से। सो वी आर टेकिंग ए शू लाइक दिस, वी आर टेकिंग ए शू लाइक दिस। यहाँ पे ये हिंज्ड,
ठीक है, सो दिस इज ए शू, सो लेट्स से ड्रम का रेडियस हम लोग लेट्स से आर ले लेते हैं, स्मॉल आर। यहाँ पे हम लोगों ने लेट्स से कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, सो लेट्स से दिस डिस्टेंस, ये यहाँ से ये पिवट पॉइंट का ये डिस्टेंस है, पिवट पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस है, सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए, ये डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस इज ए, let's say this distance is something b, और let's say इस लीवर यहाँ पे जो ये फोर्स अप्लाई किया हुआ है, दिस इज let's say ओके ओके, ये डायग्राम विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो सिस्टम है, ये ड्रम जो है ये रोटेट कर रहा है, ये हमारे अलग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है एट द सेंटर थ्रू सम शाफ्ट। लेट्स से ये यहाँ पे सेंटर पे शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है किसी सिस्टम के साथ। इट में भी किसी जनरेटर का व्हील या रोटेटरी सिस्टम हो सकता है, इट में भी समथिंग एल्स, जनरेटर का, मोटर का, या फिर सम लोकोमोटिव्स का भी हो सकता है। लोकोमोटिव्स के इंजन के साथ भी कनेक्टेड रह सकता है ये सिस्टम, इंजन या व्हील्स के साथ, बेसिकली इंजन नहीं, व्हील्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो अगर इफ दिस इज रिजिडली कनेक्टेड टू ए व्हील, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि ये ड्रम व्हील के साथ रिजिडली कनेक्टेड है। ओके, व्हील के साथ अगर ये रिजिडली कनेक्टेड है, ये यहाँ पे व्हील के साथ, तो अगर ये ड्रम रुक जाएगा तो व्हील भी रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज द आइडिया। तो अगर ये ड्रम रुक गया तो ये व्हील भी रुक जाएगा। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, ये ड्रम का जो अभी ये ड्रम अगर रिजिडली व्हील के साथ अटैच्ड है तो व्हील रोटेट कर रहा होगा तो ड्रम भी रोटेट कर रहा होगा। तो हम लोग अगर ड्रम को रोक देंगे तो व्हील भी रुक जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिजिडली कनेक्टेड। तो लेट्स से ये ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेट्स से। तो हम लोगों के पास क्या है, ये एक लीवर है जो कि यहाँ पे पिवोटेड है, ये एक लीवर यहाँ पे पिवोटेड है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ, ये यहाँ पे पिवोटेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्चुएटिंग फोर्स लगा दिया एफ, ठीक है। तो इनिशियली ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए शू, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए शू। इस शू पे क्या हो जाएगा, ये कुछ फ्रिक्शन वाला मटेरियल होगा, जैसे रबर या इस तरीके का कोई कुछ मटेरियल होगा, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वाइट हाई रहता है जनरली। तो ये कुछ कॉर्क या रबर या इस तरीके का कुछ मटेरियल है, ठीक है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जनरली काफी हाई रहता है, ठीक है। तो ये मटेरियल अगर इस रोटेटिंग ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ गया तो क्या करेगा, ये कुछ रिटार्डिंग टॉर्क अप्लाई करेगा इस ड्रम पे, ये कुछ रिटार्डिंग टॉर्क इस ड्रम पे अप्लाई करेगा, व्हिच विल रिटार्ड द मोशन ऑफ दिस ड्रम एंड इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द एक्चुएटिंग फोर्स, ये एक्चुएटिंग फोर्स कितना हो जाएगा so that this drum can come to rest। okay, so this is our basic idea। हम लोगों को ये एक्चुएटिंग फोर्स एक लिमिट पे रहना चाहिए so that a human being can easily apply it। ये कुछ पेडल के साथ कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, we can easily apply it by hand or foot or something, ठीक है। तो ये एक्चुएटिंग फोर्स कितना होना चाहिए so that we can stop the drum। okay, this might be one of the concern, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला टास्क क्या है, वी विल कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस लीवर, ठीक है, वी विल कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस लीवर, ठीक है। अब नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम से पहले और एक चीज बता देता हूँ। नाउ दिस शू का ये जो आर्क है, दिस आर्क सबटेंड्स अ वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, ये आर्क जो है दिस सबटेंड्स अ वेरी स्मॉल एंगल एट द सेंटर, इसीलिए इस शू को हम लोग शॉर्ट शू कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट शू कहेंगे। Now why this is important? Idea is that जब हम लोग इस पे कोई एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और ये कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इस शू के, ये अगर कर्व्ड सरफेस है शू का, तो शू में क्या हो जाएगा, कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट, कुछ इस तरीके का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा हो सकता है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर शॉर्ट शू ले रहे हैं तो वी विल एज्यूम दैट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म,
ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अगर इनकेस अगर हम लोग शॉर्ट शू नहीं लेते हैं, लेट्स से अगर लॉन्ग शू लेते हैं, तो इन दैट केस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी ए वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वो हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। ओके, सो टोटल फोर्स निकालने के लिए अगर हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ले लेते हैं, तो टोटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड विद एरिया लिख सकते हैं। ओके, प्रेशर मल्टीप्लाइड विद प्रोजेक्टेड एरिया लिख सकते हैं हम, ठीक है। प्रेशर जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो लोग पढ़े होंगे, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रेशर है, किसी कर्व्ड सरफेस में एक्ट कर रहा है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ओके, तो टोटल नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड विद प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे टोटल प्रेशर, टोटल फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड शू इज स्मॉल। अगर शू स्मॉल नहीं है, इन दैट केस नेट फोर्स कैसे मिलेगा, नेट फोर्स मिलने के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अगर शू लॉन्ग हो जाता है, ये लॉन्ग हो जाता है, दैट मींस दिस, ये कुछ ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये शू सेंटर पे कुछ ज्यादा एंगल अगर सबटेंड करता है, तो इन दैट केस हम लोग को फोर्स इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। नाउ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रल के अंदर प्रेशर ये कांस्टेंट नहीं है, ये प्रेशर वेरिएबल है, सो वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, ये डबल इंटीग्रल की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी इज ए द प्रोजेक्टेड एरिया व्हिच इज दिस। सो शॉर्ट शू के लिए ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, ये assumption हम लोग का एक बहुत ही क्रिटिकल assumption है। ओके, so this has to be taken, this has to be taken into account। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक assumption क्या है, ये जो शू मटेरियल है वो रिजिडली इस लीवर के साथ अटैच्ड है, ठीक है, दिस शू मटेरियल इज रिजिडली अटैच्ड टू दिस लीवर, ठीक है। ये रिजिडली अटैच्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग मोशन ये शू क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिवोटेड शू, जो हमने पहले बताया था, टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ ब्रेक। ये शू अगर मूव कर सकता है इस तरीके से, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिवोटेड शू। हम लोग यहाँ पे कोई पिवोटिंग या कुछ नहीं लेंगे, ये फिक्स्ड है, ये शू इस लीवर के साथ फिक्स्ड। ओके, इस तरीके के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ड्रम ब्रेक विथ शॉर्ट शू, ठीक है, ड्रम ब्रेक विथ शॉर्ट शू। तो सेकेंड assumption क्या है, शू rigidly attached to liver। ओके, शू रिजिडली अटैच्ड टू लिवर। और थर्ड क्या है हम लोग का, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये assumption नहीं है। नेक्स्ट, ये एक केस है बेसिकली, assumption नहीं है, these are the only assumptions, ठीक है, these are the only assumptions। हम लोग केस क्या ले रहे हैं, दिस, ये रोटेशन जो है दैट इज क्लॉकवाइज। ओके, these are the two assumptions। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ड्रम। तो ये ड्रम कुछ इस तरीके का है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस लीवर, ये क्या हो रहा है, ये इसको कांटेक्ट में लाके फोर्स अप्लाई किया गया है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कुछ फोर्स जनरेट हो गया होगा, तो यहाँ पे कुछ फोर्स जनरेट हो रहा होगा। लेट्स से दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एन। इस कांटेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ड्रम पे, राइट, तो इस ड्रम पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, दैट फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, राइट। फ्रिक्शन विल रेजिस्ट द मोशन इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल रेजिस्ट द मोशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन को फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। Okay, frictional force should be applied in this direction। Okay, this is the frictional force, this is the let's say frictional force, ठीक है। अब बिकॉज ये हो गया नेट फोर्सेस, तो अभी हिंज रिएक्शन क्या 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 हो जाएंगे, देखो बेसिकली ये फोर्स इधर है, तो हिंज हैज टू अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, Rx, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे हिंज क्या करेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा।
ओके, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ड्रम। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है क्या किसी को? No, sir. ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा? लेट्स से दिस इज आवर लीवर, दिस इज आवर ब्लॉक। हम लोगों ने एक्चुएटिंग फोर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया था। ये एक्सटर्नली अप्लाइड एक्चुएटिंग फोर्स है, ठीक है, जो हम लगाएंगे बेसिकली ये वाला फोर्स। लेट्स से दिस इज एफ। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अगर एक्ट हो रहा है ड्रम पे डाउनवर्ड्स, तो इसमें कितना होना चाहिए? अपवर्ड्स होना चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ से यहाँ पे अपवर्ड होना चाहिए। और इधर अगर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट साइड में अप्लाई होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे हिंज्ड है, तो यहाँ पे हिंज की वजह से क्या हो जाएगा? लेट्स एज्यूम रिएक्शन फोर्सेस। लेट्स से एच हिंज रिएक्शन वाई, लेट्स से एच एक्स। ठीक है, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? यहां तक डाउट है क्या किसी को एफबीडी में? No, sir. Clear है। ओके, ओके, तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स राइट डाउन नाउ। अभी क्या है, हम लोग को सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ के इक्वेशंस लिखने हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के इक्वेशंस लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो ड्रम के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इससे क्या मिल जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आर एक्स। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। इससे क्या मिल जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू आर वाई। ठीक है, एक और इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स को रिलेट करता है एन के साथ। हम लोग पहले देखे हैं मैकेनिक्स में। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये बेसिक इक्वेशन, ये रिलेशनशिप है। तो दिस इज आल्सो नोन टू अस बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता रहेगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये दोनों अननोन है, ये हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अभी क्या करेंगे? लेट्स फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। लेट्स फाइंड आउट द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर। लेट्स से इसको माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। माइनस एफ इंटू आर। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू द आई अल्फा, आई ऑफ द ड्रम टाइम्स ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। तो यहाँ से एंगुलर रिटार्डेशन जब पता चल जाएगा हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका बेसिकली कितने टाइम पे ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? कितने टाइम पे 0 हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। ओके, या फिर ब्रेकिंग इसको कहा जाता है, ये जो इसको कहा जाता है ब्रेकिंग टॉर्क। ओके, दिस इज आल्सो इक्वल टू द ब्रेकिंग टॉर्क। दिस माइनस एफ इंटू आर, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग टॉर्क। ओके, तो ब्रेकिंग टॉर्क इतना है, मतलब ब्रेक लगाने के लिए, इसको सिस्टम को रेस्ट पे लाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अभी हम लोग इस ब्रेकिंग टॉर्क के साथ एक्चुएटिंग फोर्स को कैसे रिलेट करेंगे? हम इस यहां से रिलेट करेंगे, इसके 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 फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इक्वेशंस लिख के रिलेट करेंगे। लेट्स सी। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन हम लोग मोमेंट बैलेंस कर लेते हैं अबाउट दिस पॉइंट, दिस हिंज पॉइंट के अबाउट। इस हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लेते हैं इस पे। तो अगर मोमेंट बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे नेगेटिव लिया है, तो लेट्स से कैपिटल एफ माइनस एफ इंटू सी। ये डिस्टेंस हमने सी लिया था, टोटल डिस्टेंस हमने सी लिया था, माइनस एफ इंटू सी। ओके, प्लस एन इंटू बी। ये नॉर्मल रिएक्शन अबाउट दिस पॉइंट, बी डिस्टेंस पे ये है, तो दिस विल क्रिएट अ मोमेंट एन इंटू बी। ओके, अब ये फ्रिक्शन फोर्स, ये डिस्टेंस हमने ए लिया, स्मॉल ए लिया था, ये डिस्टेंस यहां से पिवट पॉइंट का डिस्टेंस, ये हमने ए लिया था, तो दिस इज माइनस एफ इंटू ए। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0।
इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, f इंटू सी प्लस स्मॉल f इंटू ए इक्वल्स टू n इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है, म्यू इंटू, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन के टर्म्स पे लिख लेते हैं, n इंटू बी फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो इससे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन हमें कितना मिल जा रहा है, f इंटू सी डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू ए। ओके, बी माइनस म्यू ए, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हमें पता चल गया इन टर्म्स ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स। क्लियर, हमें नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया इन टर्म्स ऑफ द एक्चुएटिंग फोर्स, हमें पता चल गया। अब ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस यहाँ पे इस इक्वेशन पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। वंस वी नो द फ्रिक्शनल फोर्स, हमें ब्रेकिंग टॉर्क भी पता चल जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोगों को अगर रिलेट करना है इसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो हम लोग इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो इन जनरल क्या होना चाहिए, हमें इन जनरल ये क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि लेट्स से इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, हम लोगों को इसको रोकना है लेट्स से 1 सेकंड पे, तो व्हाट शुड बी द एक्चुएटिंग फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क से फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, एंड देन नॉर्मल रिएक्शन से एक्चुएटिंग फोर्स। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एक्चुएटिंग फोर्स। सर हाँ हाँ सर, जो n का वैल्यू वो एफ सी प्लस म्यू एन ए अपॉन बी है कि नहीं, यहाँ से एफ ए जो है इसको म्यू एन इंटू ए लिख सकते हैं ना, इसको इधर ले हाँ जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कॉमन ले लो, हाँ तो बी माइनस म्यू। अच्छा अच्छा हाँ ओके ओके सर ठीक है, हाँ तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। फाइन, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। यस सर। हाँ सर। अभी देखो यहाँ पे एक चीज, अभी देखो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखो। दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इस एक्चुएटिंग फोर्स की वजह से जो यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, मोमेंट अबाउट दिस ओ पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस एक्चुएटिंग फोर्स, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी अबाउट पॉइंट ओ हमारा मोमेंट जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। सो बेसिकली ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज ए काइंड ऑफ सपोर्टिंग आवर एक्चुएटिंग फोर्स, राइट, मतलब सपोर्टिंग अस, right? This friction force is basically providing a moment which is supporting this actuating force, मतलब हमारा actuating force को कम करने की कोशिश कर रहा है ये force, right? This friction force is trying to reduce the actually applied actuating force. So this type of brake जहां पे ये friction force actuating force को help कर रहा होगा, this type of brakes are called as self energizing brake. Okay, self energizing brake, self energizing brake. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ब्रेक्स आर कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। ठीक है, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर ये बी माइनस म्यू ए, ये वाला कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लेट से अगर जीरो हो गया लेट से, तो एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो एन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें फोर्स कितना लगाना, फोर्स भी क्या हो जा रहा है, बेसिकली फोर्स भी इनफाइनाइट हो जा रहा है, राइट। इससे इससे क्या पता चल रहा है, हमें फोर्स इनफाइनाइट हो जा रहा है, जो कि हम कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमें लगाना। ओके, तो ब्रेकिंग टॉर्क भी बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। ठीक है ना, हमें हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ ब्रेक्स आर अनडिजायरेबल। ओके, जनरली दिस टाइप ऑफ ब्रेक्स आर अनडिजायरेबल। ठीक है, तो इसमें से इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस म्यू a इंटू n डिवाइडेड बाई c। ठीक है,
तो इससे हम क्या, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं। तो अगर आइदर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ठीक है, b इक्वल्स टू म्यू ए, अगर ये कंडीशन हो रहा है लेट्स से, ठीक है ना, ये तो ज्योमेट्रिकली है, b तो डायमेंशन है b और a, तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर इस तरीके से चूज करते हैं मटेरियल का, म्यू तो म्यू का मतलब क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल और सरफेस प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल और ड्रम के सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है ये म्यू। तो हम लोग मटेरियल और ये ज्योमेट्री इस तरीके से अगर चूज करते हैं कि b इज इक्वल्स टू म्यू ए हो जाता है, अगर इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इन दैट केस क्या हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 0 या फिर नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम इंफिनिटी, ठीक है ना, फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 0, राइट, बाकी तो और कोई चीज 0 नहीं है, फोर्स रिक्वायर्ड इज बिकमिंग 0 ओवर हियर, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड 0 फॉर द ब्रेकिंग एक्शन, मतलब ब्रेक लगाने के लिए हमें 0 फोर्स चाहिए, फिजिक्स समझो, हमें इस ब्रेक को एक्चुएट करने के लिए 0 फोर्स चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इस लीवर को जस्ट इन कांटेक्ट विद द ड्रम अगर लाके रख देंगे, ठीक है ना, जस्ट इन कांटेक्ट विद द ड्रम अगर हम लोग लाके रख दे रहे हैं, तभी ये ब्रेकिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो दिस इज नॉट डिजायरेबल। ओके, ये हमारे लिए फिजिबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए इस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स। ओके, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स मतलब ये ब्रेक लॉक हो गया, ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, हमें कोई एक्चुएटिंग फोर्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये ब्रेक सेल्फ लॉकिंग लेवल लॉकिंग हो गया, सो दिस इज नॉट डिजायरेबल। तो हम इन जनरल हम लोग इस तरीके के सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो बी लेस देन म्यू ए, बी लेस देन म्यू ए भी डिजायरेबल नहीं है ऑब्वियसली, बी लेस देन म्यू ए भी डिजायरेबल नहीं है। बी लेस देन अगर म्यू ए हो गया, बी अगर लेस देन म्यू ए हो गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी नेगेटिव, मतलब हमें उल्टा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो एज टू प्रोवाइड ए ब्रेकिंग रिएक्शन, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हमें ब्रेक अगर लगाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, व्हिच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ ब्रेक्स विल बी कॉल्ड एज सेल्फ लॉकिंग। तो सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन क्या है, बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर म्यू ए है तो ये डिजायरेबल ब्रेक है, और अगर बी ग्रेटर देन है, बी अगर लेस देन इक्वल टू म्यू ए हो जाएगा, देन द ब्रेक विल बी कॉल्ड एज ए सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन क्या है, बी हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू ए। ओके, इक्वलिटी इज द लिमिट, सेल्फ लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा इक्वलिटी से, तो उसके नीचे के लिए तो लॉक ही करेगा। ओके, so this is how we find out the braking torque। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या कुछ? सर एक एक हाँ, बार हाँ। डेफिनेशन, सेल्फ एनर्जाइजिंग का एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। सेल्फ एनर्जाइजिंग के लिए देखो, ये हमारा अप्लाइड एक्चुएटिंग फोर्स है, ठीक है। तो इसका मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट अबाउट दिस हिंज पॉइंट देखो कौन से डायरेक्शन में है, आर क्रॉस एफ कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट अबाउट ओ क्या है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। दोनों मोमेंट क्या है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो मतलब क्या पता चल रहा है, ये फ्रिक्शन इज बेसिकली सपोर्टिंग दिस एक्चुएटिंग फोर्स। ये फ्रिक्शन हम लोगों के एक्चुएटिंग फोर्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, एक्चुएटिंग फोर्स की वजह से जो मोमेंट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ना, ये वाला पार्ट। मतलब ये जितना ज्यादा होगा तो हमें कम फोर्स लगाने से भी ब्रेकिंग एक्शन एक्ट करेगा, है ना। हम लोग ये दोनों मिला के एन इंटू बी होना चाहिए ना, ये दोनों मिला के। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो ये एफ कम भी लगाएंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। तो हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स और एक्चुएटिंग फोर्स दोनों का मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, देन वी विल कॉल दिस एज ए सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। क्लियर है? सर क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट है? तो सेल्फ एनर्जाइजिंग सर हाँ सर, ए क्या है डायग्राम में? ये डायमेंशन दिया था ना, ये वाला डायमेंशन, शू के कॉन्टेक्ट सरफेस से पिवट पॉइंट तक डायमेंशन दिया था ना मैंने ड्रॉ करके। ओके, ठीक है, तो सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब क्या है, सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मोमेंट और एक्चुएटिंग फोर्स का मोमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग क्या हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, यहां से आ रहा है या यहां से आ रहा है, ये कंडीशन होना चाहिए, b इक्वल्स टू म्यू इनटू ए। ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जीरो एक्चुएटिंग फोर्स देने से भी वो ब्रेकिंग एक्शन हो जाएगा, ठीक है। लॉकिंग ग्रैबिंग इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है ना। मतलब हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया, ड्रम रोटेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, तो मतलब हम ना चाहते हुए भी ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है ना, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारे कंट्रोल में तभी रहेगा जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तभी ये हमारे कंट्रोल में है। ओके, तब ये फोर्स अप्लाई किए बिना ही अगर ब्रेकिंग एक्शन हो रहा है, दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स कहेंगे। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल। ओके सर दोनों भी डिजायरेबल नहीं है ना, कि सेल्फ एनर्जाइजिंग है डिजायरेबल सेल्फ भी? एनर्जाइजिंग तो डिजायरेबल है ना, सेल्फ एनर्जाइजिंग हमारे लिए फायदेमंद है ना, सेम डायरेक्शन में मोमेंट है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मोमेंट है तो इस इक्वेशन में आओ ना, इस इक्वेशन में हाँ देखो, इस इतना मोमेंट ही तो बैलेंस करना है, n इंटू बी, इतना ही तो मोमेंट बैलेंस करना है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स हमें सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये कैपिटल एफ एक्चुएटिंग जो फोर्स है वो कम भी हो जाएगा, तब भी ये इक्वेलिटी मेंटेन कर सकते हैं ना हम। इस इक्वेलिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स हम बढ़ा सकते हैं तो एक्चुएटिंग फोर्स घटा सकते हैं, या फिर एक्चुएटिंग फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन फोर्स घटाए, राइट। यही ये दो पैरामीटर को ले लो ना। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर बढ़ जाएगा, इस इक्वेलिटी को मेंटेन करना है, फ्रिक्शन फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो एक्चुएटिंग फोर्स कम भी लगाएंगे हम, कम फोर्स अप्लाई करके भी तो इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद हुआ ना, ये हमारे लिए फायदेमंद हुआ। तो सेल्फ एनर्जाइजिंग इज ए डिजायरेबल कंडीशन। हाँ सर, समझा। और कुछ डाउट है क्या किसी को? नहीं है। सर एक बार वो रिपीट कर दो ना, वो जब भी बी लेस देन म्यू ए होगा तो केस। बी लेस देन म्यू ए। ओके, देखो ये इक्वेशन, हाँ इसको सिंपल, इसको मैनिपुलेट किया है हमने, इस इक्वेशन को सिंपल मैनिपुलेट करके हमने ये इक्वेशन हम लेके आए हैं, ठीक है। तो इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन मिलेगा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन मिलेगा। तो अब देखो हाँ बी, सर। बी अगर इक्वल टू म्यू ए हो गया तो क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल टू जीरो। बी इक्वल टू म्यू म्यू ए हो गया तो फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब हमें कोई अप्लाइड फोर्स नहीं चाहिए, हमें कोई एक्चुएटिंग फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स अप्लाई नहीं करना है हमें, तब भी तो ये ब्रेकिंग होगा, तब भी हाँ सर। हाँ ये फोर्स हमने बिना अप्लाई किए ये ब्रेक लग रहा है, तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया ना, हमें वो नहीं चाहिए। तो इसको इस तरीके के सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहेंगे, ठीक है। हम लोग बिना फोर्स लगाए वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जा रहा है सिस्टम, तो मतलब वो सिस्टम तो मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर ये लीवर इसके ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ गया तो ये सिस्टम मूव ही नहीं कर पाएगा, या ड्रम मूव ही नहीं कर पाएगा। हम लोग नहीं चाह रहे हैं ब्रेकिंग लगे, तब भी ब्रेक लग जाएगा, ठीक है ना। हम लोग मान लो गाड़ी चला रहे हो, तुमको ब्रेक लगाना नहीं है, तुमको सीधे चलना है, तब भी जबरदस्ती ब्रेक लग रहा है, वो डिजायरेबल नहीं हुआ ना, ठीक है ना। सो ये हम लोग क्या चाहते हैं कि ये हम लोगों को हमारे विल के हिसाब से ये ब्रेक लगे, हम जब चाहते हैं तभी ब्रेक लगे, हम जब नहीं चाहते तब ब्रेक नहीं लगे, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हम लोग फोर्स कुछ तो हमें अप्लाई करेंगे तभी जाके ब्रेक लगेगा, अगर हम ये चाहते हैं तो ये हमारे लिए सही है ना, फोर्स हमें कुछ अप्लाई करे तभी जाके तब जाके ब्रेक लगे, तभी तो हमारे कंट्रोल में रहेगा ये ब्रेक, अदरवाइज तो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया। तो हमारे कंट्रोल में रहने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम पॉजिटिव फोर्स, राइट, पॉजिटिव नॉन जीरो फोर्स, ठीक है, अदरवाइज तो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया। तो कंट्रोल के बाहर जाने के लिए क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गया तो ये ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएगा विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी फोर्स ये ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया, सो दिस ब्रेक इज कॉल्ड एज सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। अभी देखो बी अगर, ये तो इक्वलिटी हो गया, बी अगर लेस देन म्यू ए है तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव हो गया तो क्या पता चल रहा है, ये जो फोर्स है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, वो तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस लीवर को इससे हटा दिया ड्रम से, तब जाके ये ब्रेकिंग एक्शन होगा, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको ऐसे चूज कर दे कि बी इज लेस देन म्यू ए, इन दैट केस वो ब्रेक ऑटोमेटिकली लगता रहेगा, ठीक है ना। हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, वो तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ब्रेक ऑटोमेटिकली लगता रहेगा। दिस इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, सेल्फ ब्लॉकिंग तो है ही, क्लियर है? हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं। तो इन जनरल इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें
ये ब्रेकिंग टॉर्क निकालने का होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है, हम लोग अगर मान लो इसको बहुत ज्यादा जोर से प्रेस कर दिए, ये एक्चुएटिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इन दैट केस क्या हो सकता है, ये शू मटेरियल जो क्या हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है शू मटेरियल का, ठीक है ना, ये शू मटेरियल टूट सकता है, शू मटेरियल का कुछ फेलियर हो सकता है, वो डिजाइडेबल नहीं है। तो वो डिजाइडेबल नहीं है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ये कितना सस्टेन कर सकता है वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रेशर इनटू एरिया, okay, this has to be equals to the normal reaction, pressure into projected area is equals to the normal reaction, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके स्ट्रेस से कम होना चाहिए, वो लेके हम इस चीज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेनी क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि मैक्सिमम प्रेशर इतना सस्टेन कर सकता है तो ब्रेकिंग टॉर्क निकालने के लिए, तो इससे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, ओके। प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ इस डायरेक्शन में थिकनेस आउट ऑफ द प्लेन थिकनेस मल्टीप्लाइड विद ये प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया। सो दिस इज द शू, so this is the projected area, ठीक है। तो thickness in this direction into this area is the projected area, thickness in this direction plus multiplied with the width, ठीक है, ये वाला multiplied with the normal this pressure, this should be equal to the normal reaction, ठीक है। तो इससे हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क कितना है वो भी निकाल सकते हैं और मटेरियल फेलियर ना हो वो भी हम एश्योर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में अगर हम लोग मान लो ड्रम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ड्रम रोटेशन अभी तक क्या लिया था, क्लॉकवाइज लिया था, अभी ड्रम रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके का लगना चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन तो वैसा ही रहेगा। तो हिंज रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे और ये इस डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये तो ड्रम का हो गया। लीवर पे कैसा होना चाहिए, ये रोटेशन अभी एंटी क्लॉकवाइज है, ये लीवर पे कैसा होना चाहिए, लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्चुएटिंग फोर्स इस तरफ है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर इस डायरेक्शन पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पे इस डायरेक्शन पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से एज्यूम करते हैं एच वाई और इसको एज्यूम करते हैं एच एक्स, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब मोमेंट बैलेंस करो, अब मोमेंट बैलेंस करने से एक्चुएटिंग फोर्स कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स से दिस इज द फोर्स, अब हम लोग अगर मोमेंट बैलेंस करेंगे अबाउट दिस पॉइंट तो हमें क्या मिल रहा है, लेट्स से माइनस एफ इंटू ये डिस्टेंस हमने लिया था शायद बी, सॉरी ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, सी लिया था, राइट, सी प्लस एन इंटू बी, ठीक है, प्लस अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन फोर्स इनटू ए इक्वल्स टू 0, ओके। ये इक्वेशन क्लियर है सबको, कुछ डाउट है क्या किसी को इस इक्वेशन में? नो सर, क्लियर। अभी इससे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, so we have n into b plus mu into normal reaction into a, this should be equals to f into c। तो एक्चुएटिंग फोर्स कितना हो जा रहा है, एक्चुएटिंग फोर्स हो जाएगा a mu plus b divided by c into n, ओके ओके। ये हो गया हमारा एक्चुएटिंग फोर्स, ये हो गया हमारा एक्चुएटिंग फोर्स, ठीक है। अभी देखो इसमें साइन चेंज हो गया, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो ये ब्रेकिंग का एक्चुएटिंग फोर्स जो है तो सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ओके। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी एक्चुएटिंग फोर्स कितना लगाना है वो डिपेंडेंट, हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, वो किस डायरेक्शन में ये ड्रम रोटेट कर रहा है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है
तो हमारा ये ब्रेक क्या हो सकता है, कभी सेल्फ लॉकिंग हो ही नहीं सकता, राइट, इसमें कोई सेल्फ लॉकिंग कंडीशन है ही नहीं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये ब्रेक कभी सेल्फ लॉकिंग हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो जाए हमें कुछ पॉजिटिव फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव फोर्स हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, सो एज टू गेट द ब्रेकिंग एक्शन, ठीक है ना। तो टू गेट द ब्रेकिंग एक्शन हमें कुछ तो पॉजिटिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर मोर इसका देखो अभी इस फोर्स का मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज एंटी क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट अबाउट पिवोट पॉइंट इज क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों अपोजिंग है, ये दोनों अपोजिंग है। तो अगर ये दोनों अपोजिंग है तो मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमें अभी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब हमारे लिए ये क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए काम बढ़ा रहा है हमारे लिए, ठीक है ना, हमारा एफर्ट बढ़ा रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है ना, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। तो अभी देखो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए एक रिस्क से अगर हम लोग बच रहे हैं, देखो ये सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा तो ये रिस्क से अगर हम लोग बचना चाह रहे हैं तो हमारा ये फायदा भी चला जा रहा है, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग हो जा रहा है ये, तो हमारा फायदा जो आ रहा था पिछली बार उस दैट प्रॉफिट वाज एसोसिएटेड विद ए रिस्क, तो यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है तो फायदा भी नहीं है, ठीक है, उल्टा नुकसान है, हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ब्रेकिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे कोई सेल्फ लॉकिंग का रिस्क नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई सेल्फ लॉकिंग कंडीशन नहीं है, सेल्फ लॉकिंग का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हमारे लिए एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। तो सबसे डिसाइडेबल कंडीशन क्या है, हम लोग इस तरीके से ब्रेकिंग को चूज करें सो दैट ब्रेक सेल्फ लॉक भी ना हो और सेल्फ एनर्जाइजिंग हो, तो हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द आइडिया। तो वंस यू नो द एक्चुएटिंग फोर्स अगर पता है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं लाइक दिस, या फिर ब्रेकिंग टॉर्क पता है उससे हम लोग एक्चुएटिंग फोर्स निकाल सकते हैं लाइक प्रीवियस। एक्चुएटिंग फिर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे ड्रम को, ठीक है, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम्स हम ट्राई करेंगे अभी, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ओके, ओके, तो एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये एक ड्रम है, ठीक है, यहाँ पे पिवोटेड है, तो ये एक शू है, ठीक है, सो दिस इज द लीवर, दिस इज द लीवर, दिस इज द लीवर, ये एक्चुएटिंग फोर्स हमारा यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ओके, ये दिस ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, so this is the force, actuating force। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 100 mm, 100 mm, ठीक है, ड्रम का रेडियस इज 200 mm, दिस रेडियस इज 200 mm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 50 mm, दिस इज 50 mm, so this is 100, this is 200, ठीक है। तो इस सिस्टम पे ब्रेकिंग टॉर्क हमें चाहिए 250 न्यूटन मीटर का, ठीक है ना, हमें 250 न्यूटन मीटर का ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए, ठीक है, 250 न्यूटन मीटर का ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए हमें, ठीक है।
फिर ब्रेक ड्रम रोटेट्स एट, its angular velocity is given as 150 rpm. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3. ठीक है, तो हमें एक्चुएटिंग फोर्स कितना लगाना चाहिए सो दैट वी कैन अचीव दिस 250 न्यूटन मीटर ब्रेकिंग टॉर्क. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, एक्चुएटिंग फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट वी कैन अचीव 250 न्यूटन मीटर ब्रेकिंग टॉर्क. ओके, so let's try to solve this. तो सबसे पहला टास्क क्या है, हम लोग ड्रम का एफबीडी बना लेंगे. ड्रम का एफबीडी बना लेते हैं. ड्रम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. ओके, ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन फोर्स हैज टू एक्ट इन द क्लॉक दिस राइट डायरेक्शन, राइट साइड. तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन हो जाएगा Rx, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द Ry. ठीक है, तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू F into R, राइट. दिस फ्रिक्शन फोर्स into R इज द ब्रेकिंग टॉर्क. तो हमें इससे क्या पता चलेगा, ब्रेकिंग टॉर्क 250 न्यूटन मीटर दिया हुआ था. फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है 200 mm मतलब 0.2. ओके, इसमें से n कितना आ रहा है, ठीक है, तो n आ रहा है 4166.7. ठीक है, इतना न्यूटन. इसको चेक करो, ठीक है कि नहीं, प्लीज चेक. भी हम लोग इसका एफबीडी बना लेते हैं. ये 4166.7 आ रहा है कि नहीं सबका? हाँ सर, हाँ. ओके ओके ओके. ठीक है, तो अभी हमें इसमें से क्या पता चल गया है, n पता है, f पता है, तो एक्चुएटिंग फोर्स हमें निकालना है. सिंपल मोमेंट बैलेंस करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, तो हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मोमेंट बैलेंस करके ट्राई करो. तो मोमेंट बैलेंस करते हैं अबाउट दिस पॉइंट, तो f इंटू क्या हो जाएगा, f इंटू दिस 300 मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, f इंटू 300 कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. क्लॉकवाइज को अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, लेट्स से क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो f इंटू 300, ठीक है, f इंटू 300 माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा अबाउट दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस 100 है और ये डिस्टेंस 50 है, तो ये नीचे होगा, तो ये वाला पिवोट पॉइंट इस पॉइंट से नीचे होगा. ठीक है, ये टोटल 100 है, ये 50 है, तो ये वाला पिवोट पॉइंट इस पॉइंट से तो नीचे होगा, इस पेरिफेरी से नीचे होगा, राइट. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड विद दिस डिस्टेंस विल बी 100 माइनस 50. ये 100 माइनस 50 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 हो जाएगा, 100 माइनस 50, और ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू 50. अब देखो, ये कैपिटल फोर्स, एक्चुएटिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, सो दिस इज ए सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक. क्लियर है, सो दिस इज ए सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक. ओके, माइनस
कैपिटल एन इसकी वजह से मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल एफ इंटू 30 should be is equals to 0.3 friction force into normal reaction is 4166.7 into 5 plus 10 into 4166.7। ओके, तो एक्चुएटिंग फोर्स कितना आ रहा है, एक्चुएटिंग फोर्स कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है एक्चुएटिंग फोर्स। हुआ कि नहीं, नहीं हुआ क्या किसी से, हाँ सर बस लास्ट कर पार्ट। रहे कर दी। कितना आया है, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए 1597.23, इतना न्यूटन एक्चुएटिंग फोर्स आना चाहिए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सर 1409.7 आ रहा है। 14 तो नहीं आना चाहिए, 1597 ये आंसर है, कैलकुलेट हाँ कर, सर 1597 आ रहा है कि नहीं, सर जो डिस्टेंस है वो सब मिलीमीटर्स में है कि मीटर्स में ही है? मिलीमीटर्स में है ना, हाँ हाँ तब एमएम में है। हाँ ये आंसर है, ये आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। सर डिस्टेंस अगर मीटर में लिया तो भी सेम ही आंसर आएगा ना। डिस्टेंस मीटर्स के लोग, ये सेम कैसे आएगा आंसर, तो टॉर्क हमें सर न्यूटन मीटर दिया कि न्यूटन मिलीमीटर दिया? न्यूटन मीटर पे दिया है ना, टॉर्क अगर वो ये डिस्टेंस एमएम में नहीं लोगे तो ये चेंज हो जाएगा ना 4166.7, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आया था ना, वो चेंज हो जाएगा ना। नहीं हुआ क्या सॉल्यूशन, हाँ सर अभी आया कैलकुलेशन में मिस्टेक ही था 1597.23। हाँ तो दिस इज द करेक्ट हाँ आंसर, 22 हाँ 0.22 हाँ 1597.22 या जो भी हो, मतलब ये सिग्निफिकेंट डिजिट हाँ छोड़, वही 1597 आ रहा है ना, हाँ सर अभी आया दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट।
हाँ सर आ रहा है। ओके ओके ओके, तो अभी इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं इसी प्रॉब्लम को। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछा है, इसी प्रॉब्लम को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। ये पूछा गया है कि प्रेशर इंटेंसिटी बिटवीन द ब्लॉक एंड द ब्रेक ड्रम दिया हुआ है, दिस इज 1 मेगापास्कल। ओके, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर ये सस्टेन कर सकता है। ठीक है, और ये दिया गया है लेंथ इज 2.5 टाइम्स द विड्थ, 2.5 टाइम्स द विड्थ। ओके, 2.5 टाइम्स द विड्थ। तो डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? व्हाट इज द आइडिया? व्हाट इज द आइडिया? हम लोग इस प्रॉब्लम को, इसके डायमेंशंस निकालना है, मतलब लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम हो गया है 1 मेगापास्कल, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? सर वो फॉर्मूला है ना, N इज इक्वल टू P इंटू ए। हाँ, तो वो यूज करेंगे डायरेक्टली। प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ उसको यूज करके सॉल्व करो। ठीक है, तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमने पहले निकाला है। ठीक है, 4166.7, 4166.7 ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। प्रेशर हो गया 1 मेगापास्कल, मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लेंथ, इसका लेंथ, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड विद द विड्थ इन दिस डायरेक्शन, राइट? लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ हो जाएगा 2.5, विड्थ इनटू विड्थ, तो मतलब विड्थ स्क्वायर। विड्थ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखो। तो ये विड्थ स्क्वायर आ जाएगा 1666.8 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, विड्थ आ जाएगा 0.041 मीटर। हाँ 0.041 आ रहा है ना, 0.041, हाँ मीटर ना। हाँ 0.041 या 408 ऐसा कुछ आ रहा है मीटर पे। एमएम पे क्या हो हाँ जाएगा? 41 है ना, एमएम पे 41। हाँ तो एमएम पे अगर ओके विड्थ 41 हो रहा है तो लेंथ कितना हो जाएगा? विड्थ 41, लेंथ क्या हो जाएगा? 2.5 टाइम्स ऑफ 41। ठीक है, 102.6 के आसपास और 102.1 के आसपास ऑलमोस्ट आएगा। तो डायमेंशंस कितना आ रहा है? लेंथ शुड बी इक्वल टू 102.1 के आसपास, और विड्थ कितना आ जाएगा? 41 mm। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो अभी ये इसमें से ये ब्रेक क्या 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 हो जाएगा? सेल्फ एनर्जाइजिंग की सेल्फ डी एनर्जाइजिंग? और सेल्फ लॉकिंग होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? सेल्फ एनर्जाइजिंग है कि नहीं ये ब्रेक? सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है सर, और नहीं है लॉकिंग सर। नहीं हाँ होगा फिर तो। हाँ, तो ये सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है तो क्या होगा? सेल्फ डी एनर्जाइजिंग है कि नहीं ये? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग है। ओके, अब ये सेल्फ लॉकिंग है कि नहीं? नहीं सर, सेल्फ लॉकिंग नहीं है। सेल्फ लॉकिंग नहीं है, कैसे बता रहे हो? कंडीशन क्या था सेल्फ लॉकिंग के लिए? बी इक्वल्स टू म्यू है ना। बी इक्वल्स टू म्यू कब होगा? कौन से कंडीशंस में होगा बी इक्वल्स टू म्यू ए? जब ब्रेक अगर सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा तभी होगा बी इक्वल्स टू म्यू ए सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। यहाँ पे तो सेल्फ एनर्जाइजिंग है ही नहीं ब्रेक, सेल्फ डी एनर्जाइजिंग है ये, तो यहाँ पे सेल्फ लॉकिंग होने के कोई चांसेस ही नहीं है।
यही तो डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले। यस सर। ठीक है ना, ये सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक है। सेल्फ डी एनर्जाइजिंग ब्रेक कभी सेल्फ लॉकिंग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसमें कोई सर सेल्फ, वो हाँ हाँ सर, जो मोमेंट्स है वो विद रिस्पेक्ट टू जो वो कीबोर्ड, हिंज है वहां से लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मोमेंट अबाउट ओके एनी पॉइंट ले सकते हो, बट मोमेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है ना, ये लीवर तो इक्विलिब्रियम पे है, तो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ले सकते हो, बट हिंज के हाँ अबाउट लेंगे तो फायदा क्या होगा, हिंज रिएक्शंस कैंसिल, हिंज रिएक्शंस का कोई मोमेंट नहीं आएगा ना अबाउट दिस पॉइंट। ओके सर। नहीं तो आर्बिट्रेरीली फिर से हमें हिंज रिएक्शन पहले निकालना पड़ेगा, फिर जाके मोमेंट हाँ बैलेंस नहीं करेंगे। तो बेटर हाँ सर वो हाँ सर, बस वो डायरेक्शंस के लिए सेल्फ एनर्जाइजिंग है कि नहीं उसके लिए मतलब हिंज से ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए हिंज से ले लो। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो और एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। बेसिकली ये ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिक्स टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक ड्रम है, ठीक है, दिस इज पिवोटेड। तो यहाँ से एक ऐसा कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास दिया हुआ है 2500 किलो। ठीक है, 2500 किलो इसका मास दिया हुआ है, और ये मूव कर रहा है एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज मूविंग एट, दिस इज लोडिंग डाउन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास ऑफ द ड्रम भी दिया हुआ है 50 kg। मास ऑफ द ड्रम दिया हुआ है 50 kg। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द ड्रम दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक है, अब ये कहा गया है कि इफ वी अप्लाई ब्रेक्स इन दिस कंडीशन, इफ वी अप्लाई द ब्रेक, तो ये मास 0.5 मीटर डिस्टेंस जब डिसेंड कर जाता है तो ये स्टॉप हो जाता है। ओके, 0.5 मीटर जब ये डिसेंड कर गया, तब ये पूरा पूरी सिस्टम रुक जा रहा है। ओके, so what will be the energy absorbed by the brake, ये हमें निकालना है। what is the energy absorbed by the brake, ये हमें निकालना है। ठीक है, what will be the energy absorbed by the brake, ये हमें निकालना है। तो अगर इसको सिस्टम को रोकना है तो हमारा टोटल एनर्जी जितना होगा पूरा पूरी एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए ब्रेक को, तभी जाके ये टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। राइट, ये सिस्टम जब रेस्ट पे आ जाएगा तो इनिशियली जो एनर्जी है वो सारा एनर्जी एब्जॉर्ब हम लोग अगर कर ले तो भी ये सिस्टम रेस्ट पे आएगा। तो दैट शुड बी द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, ठीक है, तो अभी अभी इस स्टेज में, इस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशंस में व्हाट आर द एनर्जीज। पहला वाला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ड्रम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, और क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ए ग्राउंड डेटम। ठीक है ना, तो डेटम को हम यहाँ पे मान लेते हैं जब वो फाइनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन गेट 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक जब डिसेंड होकर नीचे आ जाएगा जहां पे आएगा तो ये 0.5 मीटर का है। ठीक है, तो इसको हम डेटम मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अभी इनिशियल स्टेज में पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रम क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। राइट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कैसे मिलेगा, देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू ड्रम का डायमेंशन लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्लियर, तो ये तीनों ऐड करके हमारा टोटल एनर्जी हो जाएगा, उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये ब्रेक, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी mgh प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, मास ऑफ ड्रम प्लस रेडियस ऑफ जाइरेशन स्क्वायर। ओके,
ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सर बट आपने पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिया, बट काइनेटिक एनर्जी लिया हुआ है तो ब्लॉक का। हाँ, वो अभी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू डेटम लिया जाता है ना। हाँ तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग अपना अपना डेटम ये करते हैं, अटैच करते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेटम ये अभी इनिशियली एक हाइट पे है ना, ऑलरेडी एक हाइट पे है ना, 0.5 मीटर ऊपर है ना ये, तो ये उसपे तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो वो तो हाँ लेना चाहिए। सर, अगर अगर बोला रहता तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो मतलब अगर वेलोसिटी नहीं दी रहती तो तब भी पोटेंशियल इसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती, लेते। तब भी पोटेंशियल एनर्जी तो अच्छा रहती, हाँ, हाँ तभी काइनेटिक नहीं रहता। काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता। और ये सिस्टम रेस्ट पे होता तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं है ना, हाँ ब्रेकिंग की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा ना। ओके। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी कोई सिस्टम अगर एलिवेशन पे है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लेना पड़ेगा। ओके, ओके सर। मैकेनिक्स के लेक्चर्स चेक करो, मैकेनिक्स के मेरे लेक्चर्स हैं विजन गेट पे, वो चेक करो, यूट्यूब में अवेलेबल है, विजन गेट के स्टार्टिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स सारे देख सकते हो रिवीजन के लिए। ओके, हाँ तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सर एच का वैल्यू क्या लेंगे इसमें, तो हम वो ड्रम 0.5 मीटर हम ऊपर है ना फिलहाल, इनिशियल स्टेज में 0.5 मीटर हम लोग हैं, तो 0.5 मीटर नीचे हम लोग डेटम का वैल्यू ले लेते, डेटम ले लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 0.5 mm वो डिसेंड करेगा ना ये ब्लॉक। ये ब्लॉक क्वेश्चन में ये कह के दिया है, ये ब्लॉक 0.5 mm जब डिसेंड कर जाएगा तो सिस्टम रेस्ट पे आ रहा है, ठीक है, तो ये 0.5 mm होगा। ओके, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, मास टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, 12262.5 आया है कि नहीं जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी E1 0.5 इंटू 2812, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस एम के, हाफ इंटू एम इंटू के स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ वो ब्लॉक का ही वेट लेंगे क्या हम लोग, और ड्रम का वेट नहीं लेंगे ना। नहीं, ड्रम का वेट इसलिए क्यों क्यों लेंगे, ड्रम देखो इनिशियल यहाँ पे अगर हम लोगों का डेटा है लेट्स से, ठीक है, ड्रम का वेट क्यों नहीं ले रहे हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड। इनिशियली यहाँ पे हमारा डेटा है, ठीक है, ये इसका भी पोटेंशियल एनर्जी है, ड्रम का भी पोटेंशियल एनर्जी है ना, ड्रम भी तो एलिवेटेड है, राइट, ड्रम भी तो एलिवेटेड है, तो ड्रम का भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ यहाँ से ले लो, डी ले लो, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं डी है, लेट्स से ये डिस्टेंस कुछ ले लो, कुछ लेट्स से कुछ ले लेते हैं, लेट्स से D1, ठीक है ना। तो इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया ब्लॉक का, प्लस ड्रम का हो जाएगा ड्रम g D1 लेट्स से, ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया इनिशियल केस में, ठीक है ना। अब जब ये सिस्टम फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस ब्लॉक का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा ना, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे आ गया,
ड्रम जी D1, राइट। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh ही हुआ ना, डिफरेंस इन Right. पोटेंशियल एनर्जी mgh ही हुआ ना, तो टोटल हमें एनर्जी एब्जॉर्ब कितना करेगा, वो इतनी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही एब्जॉर्ब करना है, इसीलिए mgh ले रहे हैं। क्योंकि ड्रम इनिशियल और फाइनल Okay. पोजीशन दोनों केसेस में, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में, दोनों केसेस में ड्रम ने तो अपना हाइट चेंज नहीं किया, Right. तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना यहाँ से, डेल्टा पी करेंगे तो ये mg_d1 ये तो कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है क्या mgh, तो वही पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? Yes, sir. So total 1508.7.25. 1508 7 हाँ 1508 तो नहीं है, उससे तो थोड़ा ज्यादा है। 1508.7.25. 1508.7.25 ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन इज दिस 15124। ठीक है, दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। अच्छा हाँ सर मेरा आया 1.124 एग्जैक्ट। 15124 आ रहा है। हाँ पूरा वो टोटल एनर्जी का वैल्यू आया। हाँ दिस इज करेक्ट। हाँ 15124 एग्जैक्ट आ रहा है ना। हाँ दिस इज करेक्ट, 15124 इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज 15124। ओके सर आई का वैल्यू 24.5 आता है। आई का वैल्यू, एक सेकेंड, आई कितना है, एम एम के स्क्वायर। हाँ 24.5 इज द करेक्ट आंसर। आई का वैल्यू मास टाइम्स रेडियस ऑफ जाइरेशन स्क्वायर ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम के स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर ये इस तरीके का सेम क्वेश्चन गेट 2014 में या 15 में आया है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 14 या 15 में आया है इस तरीके का क्वेश्चन। ये बेसिकली ब्रेक्स का नहीं है, दिस इज फ्रॉम मैकेनिक्स ओनली। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी हो गया ना सबका। कुछ डाउट है क्या किसी को इसमें? No, sir. हो ओके, गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं हम। ओके सो दिस इज द लास्ट, नेक्स्ट हम लोग अलग टाइप पढ़ेंगे। सो दिस इज ए लीवर, दिस इज ए लीवर लाइक दिस। ओके सो यहाँ पे एक शू है, दिस इज ए ड्रम। Okay, so torque capacity of the brake is given as 35 Newton meter. Coefficient of friction दिया हुआ है 0.4. Diameter of the drum दिया हुआ है, diameter of the drum is given as 400 mm. Okay, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 80 mm. This is 80 mm, so this is 250. This is 300. हेलो मेन किलोमीटर येते रहते हैं। आकाश म्यूट करो। ओके सो यहाँ पे P फोर्स अप्लाई हो रहा है, टॉर्क कैपेसिटी दिया हुआ है
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम दिया हुआ है, तो हिंज रिएक्शंस कितना है वो निकालना है। ठीक है, हिंज रिएक्शंस यहाँ पे कितना हिंज रिएक्शंस है वो निकालना है। ठीक है, सो ऑप्शंस आर दिस 392, 259, 353, 370। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ट्राई टू सॉल्व। टॉर्क कैपेसिटी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू रेडियस। रेडियस ऑफ द ड्रम कितना है 200 mm, मतलब 0.2, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.2। फोर 37.5। ठीक है, 437.5 न्यूटन। ये आ रहा है कि नहीं सबका? यस सर। अभी यहाँ पे ओके, ये ड्रम क्लॉकवाइज रोटेशन, ड्रम का क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ड्रम का क्लॉकवाइज रोटेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसमें इसे ऐसे, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगना चाहिए। तो ये हिंज रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज एच वाई, दिस इज एच एक्स। ओके, तो मोमेंट बैलेंस करके हिंज रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो P मल्टीप्लाइड विथ 300 प्लस 250 मतलब 550। क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड विथ 80। ओके, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड विथ 80 माइनस नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड विथ 250, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से एक्चुएटिंग फोर्स कितना आ रहा है निकाल लो। इसमें से एक्चुएटिंग फोर्स कितना आ रहा है, वन 173.4 आ रहा है क्या, 173.4 न्यूटन। ओके, इतना एक्चुएटिंग फोर्स है। अभी क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ यूज कर सकते हैं, सिंपल समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। उससे क्या पता चल जाएगा, एच एक्स इक्वल्स टू, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो गलत है, शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 437.5। ओके, वन 175 एच वाई प्लस एन माइनस पी इक्वल टू 0। एच वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 173.4 माइनस, तो एच वाई क्या आ जा रहा है माइनस 264.1। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा अंडर रूट एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टोटल नेट हिंज रिएक्शन।
ठीक है, तो 316.8 आ रहा है, सो 317 आंसर है, दिस इज द आंसर। ओके, 370 आया कि नहीं सबका? सॉल्व हुआ कि नहीं? इन्फॉर्म करो प्लीज, ये सॉल्व हुआ कि नहीं? हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। हो गया सर। ये आंसर आया है 317। 317 आंसर आना चाहिए। यस सर, वही है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। Okay, so next topic is what we call as band break. ठीक है, what do we understand by band break? अभी तक हमने ड्रम ब्रेक्स पढ़ा था, अभी हम लोग बैंड ब्रेक्स पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय बैंड ब्रेक्स? सो लेट्स से हम लोगों के पास कोई ड्रम है, इस तरीके का ड्रम है, ठीक है, तो इस तरीके का ड्रम है। सो लेट्स से सेम अगेन पिछली बार की तरह पहला वाला कंडीशन हम लोग इस तरीके का ले लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन हम ले लेते हैं। अब इंस्टेड ऑफ ए शू और लीवर तो रहेगा, इंस्टेड ऑफ ए शू हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐसा स्ट्रिप हम इसके अराउंड रैप कर देंगे। लेट्स से, so let's say we are wrapping a strip like this, we are wrapping a strip on top of this, okay, we are wrapping a strip on top of this, so this is our, let's say यहाँ पे पिवोट पॉइंट है और यहाँ पे भी स्ट्रिप भी हमने रैप कर दिया और ये हमारा लीवर, दिस इज आवर लीवर। ओके, so we are applying a force like this, actuating force like this. ओके, सो ऑन टॉप ऑफ दिस हमने ये इस तरीके से रैप कर दिया है। ओके, तो इस तरीके का ये रेड पोर्शन जो है ये हमारा कांटेक्ट वाला पोर्शन है। ओके, दिस इज द पोर्शन व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ड्रम। ओके, सो दिस इज इन कांटेक्ट विद द ड्रम। सो लेट्स से बिकॉज ऑफ ये अगर कोई बेल्ट या कुछ चीज इसके अराउंड रैप्ड है, ठीक है, तो लेट्स से बिकॉज ये रोटेशन इस तरफ हो रहा है तो यहाँ का टेंशन लेट्स से कुछ T1 हो जाएगा और यहाँ का टेंशन लेट्स से कुछ T2 हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो बेल्ट है, बेल्ट के अराउंड हम लोग कुछ फ्रिक्शन मटेरियल यूज कर देते हैं, तो ये फ्रिक्शन मटेरियल बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, लिवरिंग एक्शन क्या हो जाएगा, इधर टेंशन ज्यादा हो जाएगा, इधर टेंशन कम हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस जो मटेरियल के यहाँ पे कांटेक्ट में है, दिस विल क्रिएट द ब्रेकिंग एक्शन। ओके, दिस विल क्रिएट द ब्रेकिंग एक्शन। तो अगर ये जो बेल्ट है वो डायरेक्टली पिवोट पॉइंट से पास हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सिंपल बैंड ब्रेक, सिंपल बैंड ब्रेक। ओके, हम लोग इसको सिंपल बैंड ब्रेक कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे एनालिसिस हम कर सकते हैं, सिंपली इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली इस लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा,
तो ये हिंज पॉइंट है, तो लेट्स से ये T1 है, तो इधर T1 ऐसा एक्ट कर रहा होगा T1। यहाँ पे हिंज के रिएक्शंस ले लो कुछ, ये RY, ये कुछ RX, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये T2 एक्ट हो रहा है, लेट्स से दिस इज T2। डायमेंशंस ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज आवर B, और ये पिवट पॉइंट से ये डिस्टेंस इज आवर A, ओके, डिस्टेंस इज आवर। अब सिंपली मोमेंट बैलेंस करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, ओके। सो लेट्स से इफ वी आर राइटिंग द मोमेंट इक्वेशन अबाउट दिस पिवट पॉइंट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, T2 into B minus A, ठीक है। टोटल इज A minus B, A बड़ा है, A minus B, T2 into A minus B, T2 into this distance, okay, T2 into this distance, this is counter clockwise, so minus ले लेते हैं, plus P into A, this is equal to 0, okay। तो इससे हमें एक्चुएटिंग फोर्स और T2 का एक रिलेशनशिप मिल गया, ओके, एक्चुएटिंग फोर्स और T2 का एक रिलेशनशिप मिल गया। लेट्स से अभी ये बैंड मटेरियल और इस ड्रम के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हो गया है, लेट्स से म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रैप। एंगल ऑफ रैप थीटा का मतलब क्या है, ये जो टोटल एंगल है यहाँ से कांटेक्ट से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंगल ऑफ रैप, ठीक है। इफ दिस एंगल ऑफ रैप इज लेट्स से फाई, हम लोग फाई ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रैप फाई, ओके। तो ये देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रिक्शन टेंशंस, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन टेंशन। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन जो होता है, टेंशन ऑन द टाइट साइड टू द टेंशन ऑन द स्लैक साइड, दिस इज इक्वल्स टू E पावर म्यू फाई, ओके, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड। ये हम डिराइवेशन नहीं कर रहे हैं, डिराइवेशन के लिए किसी बेल्ट ड्राइव के बुक में चेक कर सकते हो, लाइक टॉम के बुक में चेक कर सकते हो, ओके। तो हम डिराइवेशन नहीं करेंगे। T1 by T2 is equals to E power mu phi. So T1 क्या है, टेंशन ऑन द टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन ऑन द स्लैक साइड, इज इक्वल्स टू E पावर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, phi इज द एंगल ऑफ रैप। तो एंगल ऑफ रैप कहाँ है, क्या है, टोटल बेल्ट का एंगल जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है ना। सो दिस यहाँ से कांटेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये टोटल एंगल जो है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैप, ओके। तो इससे हम लोगों को और एक रिलेशनशिप मिलेगा टेंशन का, ठीक, जिससे हम लोगों को और एक रिलेशनशिप मिलेगा टेंशन का और ज्योमेट्री का। सो वी हैव टू इक्वेशंस टू सॉल्व, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो टेंशन जनरेट हो रहा है, ये जो टेंशन जो है बेल्ट में, ये टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, इस बैंड और ड्रम के बीच में प्रेशर जनरेट होगा, राइट। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर इसके विड्थ, इस पूरे चीज में वेरी हो रहा होगा, इस थ्रू आउट दिस ड्रम वेरी हो रहा होगा, ओके। तो इस थ्रू आउट दिस ड्रम ये प्रेशर वेरी हो रहा होगा, ठीक। तो ये प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेंशन है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। तो ये मैक्सिमम प्रेशर Pmax into area should be equal to the tension, ये T1 टेंशन ऑन द टाइट साइड, ओके, दिस हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप यूज करके हम लोग टेंशन का, हम लोगों को मैक्सिमम कितना टेंशन हम लोग ले सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। फिर इस रिलेशनशिप से हम लोग T2 निकाल सकते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुएटिंग फोर्स कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रेशर का रिलेशनशिप थोड़ा सा हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक। इतना तक समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। देवेंद्र? हाँ सर, हाँ। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखो। अब अगर मान लो इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं इस तरीके का,
तो इसके टॉप में, तो इस तरीके का अगर एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारा ये स्मॉल एलिमेंट लेट से डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। ओके, कंसीडर दिस एज डी थीटा। तो ये टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट से टी प्लस डी टी। ओके, टी प्लस डी टी ले लेते हैं, और इधर का टेंशन हम लोग ले लेते हैं कुछ टी। इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन इंक्रीज हो गया, टी प्लस डी टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा जो कि प्रेशर की वजह से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें से हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस और वर्टिकल फोर्स बैलेंस करके हम लोग ये रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेकिन वो डिराइवेशन नहीं करेंगे, हम लोग रेदर क्या बोल रहे हैं, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, ये आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ विड्थ, ये आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ विड्थ, ठीक है, आर डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ विड्थ, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, ओके। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ अब नॉर्मल रिएक्शन कितना कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के कंपोनेंट को निकाल लो, इन दोनों के कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। देखो ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, राइट। ये टोटल एंगल ये वाला यहां तक, ये टेंशन का ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये एंगल डी थीटा, टोटल एंगल डी थीटा है तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा। ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा, क्लियर, राइट। तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, सिमिलरली टी प्लस डी टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू एन। तो टी प्लस डी टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, dn ले लेते हैं, dn डिफरेंशियल। ये क्लियर है कि नहीं, ये दो इक्वेशंस सबका, यस सर ये क्लियर है। ये इक्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं सबको, ये वाला इक्वेशन, यस सर। हाँ सर, हाँ क्लियर है। ये वाला इक्वेशन अगर क्लियर है और ये वाला प्रेशर का इक्वेशन क्लियर है कि नहीं, जो भी प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो इसके dn के बराबर आएगा, राइट। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इस इक्वेशन को लिखो, इस इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग। अभी हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं, टी, देखो डी थीटा इज ए स्मॉल एंगल, तो डी थीटा बाई 2 वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा, तो साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 ये हायर ऑर्डर टर्म है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हायर ऑर्डर टर्म है, प्लस सिमिलरली इसमें भी डी थीटा बाई 2, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू dn। तो हमें dn इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, टी डी थीटा, टी डी थीटा मिल रहा है, ओके। dn इक्वल्स टू टी डी थीटा मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर इंटू रेडियस इंटू विड्थ, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इंटू डी थीटा। ओके ओके, तो हमें रिलेशनशिप क्या मिल रहा है, टेंशन एट एनी पॉइंट इन द बेल्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू रेडियस इंटू विड्थ, ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब देखो जहां पे टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे प्रेशर भी मैक्सिमम रहेगा, राइट। प्रेशर जहां पे मैक्सिमम रहेगा वहां पे टेंशन भी मैक्सिमम रहेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्योंकि आर और डब्ल्यू तो कांस्टेंट है। तो जहां पे मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, पी मैक्स
तो R into W should be equals to T1। तो अगर मटेरियल का हमें मैक्सिमम प्रेशर कितना है वो पता है, वो मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम प्रेशर कितना ले सकता है वो मटेरियल, तो उससे हम लोग मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। वंस वी नो दिस T1 we can substitute to this equation E upon mu phi। once we know T1 and T2 we can find out the maximum actuating force that can be applied। okay okay clear है? यस सर। सर वो dn वाला इक्वेशन कैसा आया, वो PR d थीटा इंटू W इज इक्वल टू, हाँ ये वाला इक्वेशन ओके। अब देखो फिर से देखो, ये वाला अगर बेल्ट का एक एलिमेंट है लेट्स से मान लो, ठीक है, ये वाला हाँ। बेल्ट का एलिमेंट है, तो बेल्ट के इस साइड में टेंशन जो है वो T है और इस साइड में टेंशन जो है वो इंक्रीज होके T प्लस dt हो गया। क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये कांटेक्ट में है ना ड्रम के साथ, ये वाला तो बेल्ट का टुकड़ा है ना, ये तो कांटेक्ट में है ड्रम के साथ, तो ड्रम इज अप्लाइंग सम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ओवर हियर। ठीक है, हाँ। नॉर्मल फोर्स इक्वल, ये जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो बेसिकली प्रेशर, जो कांटेक्ट प्रेशर है उसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये बेल्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर कुछ इस तरीके का वेरिएबल कांटेक्ट प्रेशर रहेगा ना, वेरिएबल, तो वेरिएबल कांटेक्ट प्रेशर इनटू एरिया शुड बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन ना यहाँ पे, तो इनका रिजल्टेंट ये प्रेशर इनटू एरिया होना चाहिए, रिजल्टेंट डीएन के बराबर होना चाहिए, राइट? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ये डीएन हो Okay. गया। अब प्रेशर क्या हो जाए, प्रेशर इनटू एरिया कितना हो गया, ये तो आर डी थीटा हो गया ना, ये तो आर डी थीटा हाँ, इंटू r d थीटा इंटू वेट। वेट हाँ, हो गया, ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया, दिस शुड बी इक्वल टू डीएन। तो ये एक इक्वेशन ले लो Okay. हमारा। अब क्या करो, इसमें से फोर्स बैलेंस करो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। फोर्स बैलेंस करके हम लोगों ने डीएन क्या है वो निकाल लिया, वो डीएन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने से टेंशन का और प्रेशर का एक रिलेशनशिप मिल गया हमें, मतलब टेंशन एट एनी पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रेशर, तो जहां पे प्रेशर Pressure. मैक्सिमम होगा वहां पे टेंशन भी मैक्सिमम होगा। ओके सर। ठीक है, तो वहां से तो हमें मैक्सिमम टेंशन कौन से साइड में, टाइट साइड का टेंशन हमें मिल जाएगा मैक्सिमम प्रेशर से। ठीक है, हाँ सर। once we find out the tight side tension then we can find out the slack side tension T2। slack side tension भी हमें मिल जाएगा, तो एक्चुएटिंग फोर्स कितना है उसका रिलेशनशिप हम डिराइव कर चुके हैं बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, तो उससे एक्चुएटिंग फोर्स कितना है होगा वो हम निकाल सकते हैं। एक्चुएटिंग फोर्स पता होगा तो ब्रेकिंग टॉर्क भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम ट्राई करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ओके, तो एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। देखो एक सिंपल बैंड ब्रेक है, दिस इज अ सिंपल बैंड ब्रेक। ठीक है, दिस इज अ लीवर, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये हमारा हिंज पॉइंट। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज 75 mm, दिस डिस्टेंस इज 500 mm। यहाँ पे एक्चुएटिंग फोर्स है 500 mm। ओके, ड्रम डायमीटर दिया हुआ है, ड्रम डायमीटर, तो ड्रम डायमीटर दिया हुआ है 350 mm। एंगल ऑफ लैप, सॉरी ड्रम डायमीटर दिया है 350 mm, एंगल ऑफ रैप दिया हुआ है 265 डिग्रीज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन है 0.25। ब्रेकिंग फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो दिया है 90 न्यूटन। ठीक है, व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग टॉर्क, ये हमें निकालना है। ओके, व्हाट इज द ब्रेकिंग टॉर्क, ये हमें निकालना है। ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क टाउ ले लेते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क टाउ ये कितना है वो निकालना है। तो
तो अभी पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कौन से साइड में ये होगा, टाइट साइड कौन सा होगा और स्लैक साइड कौन सा होगा। देखो ये अगर इस तरह घूम रहा है तो यहाँ टाइट साइड T2 होगा ना सर? हाँ हाँ T2 होगा ना टाइट साइड? नहीं, टाइट साइड इज अवर T1, राइट वाला। हाँ राइट वाला होगा, ये वाला हमारा टाइट साइड होगा क्योंकि ये इस तरफ रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे टाइट होगा, यहाँ पे स्लैक होगा। ठीक, तो अवर टाइट साइड टेंशन इज दिस, स्लैक साइड टेंशन इज दिस, सो दिस इज T1। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कौन सा टाइट है कौन सा स्लैक है, क्योंकि रिलेशनशिप ये है, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप है। तो ये टाइट साइड टेंशन न्यूमरेटर में है, तो इधर का टेंशन टाइट है, इधर का टेंशन स्लैक है। सो दिस इज आवर T2 एंड दिस इज आवर T1। ठीक है, तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, ये हो जाएगा ब्रेकिंग टॉर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाउ क्या हो जाएगा, ये इस तरफ रोटेट हो रहा है तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू T1 इंटू आर इस डायरेक्शन में है, आर क्रॉस T1 ये इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, माइनस T2 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज है, तो T1 माइनस T2 इंटू आर हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग टॉर्क। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। बाकी लोगों का ये एक्सप्रेशन क्लियर है कि नहीं, बाकी लोगों को? हाँ सर। ओके, तो ये एक्सप्रेशन अगर क्लियर है तो हमें क्या चाहिए, T1 और T2 चाहिए। ठीक, T1 और T2 चाहिए तो हमें एक्चुअल पहले इसमें से FBD लिख के पहले T1 निकाल लेते हैं मोमेंट बैलेंस करके, राइट। तो FBD ड्रॉ करके पहले T1 निकाल लो, एक्चुएटिंग फोर्स पता है पहले T1 निकालो। वंस वी नो T1 हम लोग यहाँ से T2 निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि हमें म्यू पता है और फाई भी एंगल ऑफ रैप भी पता है, T2 पता चल जाएगा। वंस वी नो T1 एंड T2 हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। और वन मोर कॉन्सेप्ट क्या है, ये फाई जो है ये रेडियंस पे लेना है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, फाई हमेशा रेडियंस पे लेना है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सब लोग। यस सर, ट्राई करते हैं। ओके, तो ये प्लीज ट्राई करो घर पे, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज यही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्लासेस खत्म करके बोल्ट स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर।